everyone, welcome to Poly Psychology. I hope you all are doing good. We are continuing the series of the psychology by Baron and Misra और हम already second chapter start कर चुके हैं and अगर आपने मेरे second chapter के वीडियो का first part नहीं देखा तो पहले जाके उसको देखिए, तभी आपको समझ में आएगा क्योंकि ये part उसका continuation है, second part है. एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो फर्स्ट एंड देन यू वॉच द एंटायर वीडियो. और अगर वीडियो के आखिर में आपको लगे कि आपको ज़रा सा भी समझ में आया, हेल्प हुआ मेरा वीडियो से, तो प्लीज़ इसे अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, उन्हें भी बेनिफिट हो जाना है और इससे मुझे भी बहुत हैप्पीनेस मिलेगी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक से. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नर्वस सिस्टम. So the nervous system and its basic structure and functions के बारे में हम पढ़ेंगे. Nervous system क्या है? Nervous system हमारे बॉडी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स से बना हुआ है. रिमेंबर न्यूरॉन्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है. आप चाहें तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है बैरन एंड मिश्रा का साइकोलॉजी का. उसमें न्यूरॉन्स के बारे में एकदम डिटेल्स में मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में. इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन रेफर दैट वीडियो फर्स्ट. सो लेट्स लुक एट दिस टॉपिक. सो नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स से बना हुआ है हमारे बॉडी के अंदर दैट रेगुलेट्स द बॉडीली प्रोसेसेस एंड is ultimately responsible for all aspects of conscious experience. तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बॉडीली प्रोसेस, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे बॉडी का सिस्टम है, क्योंकि हमारे बॉडी में जितनी भी चीज़ें होती हैं इट इज़ मैनेज्ड बाय दिस सिस्टम. हमारी बॉडीली प्रोसेसेस इट इज़ रेगुलेटेड बाय दिस नर्वस सिस्टम एंड इट इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आर कॉन्शियस एक्सपीरियंस. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियस एक्सपीरियंस? कॉन्शियस एक्सपीरियंस का मतलब है जो कि हम कॉन्शियसली हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसके बारे में द थिंग्स ऑफ विच वी आर अवेयर ऑफ. अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ आप सबको तो मेरे को पता है कि मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ. आई एम कॉन्शियसली अवेयर ऑफ टीचिंग यू पीपल. व्हेन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो you are consciously aware of watching the video and studying and simultaneously taking down the notes. और आपको पता है कि आप बैठे हैं, आप अपने लैपटॉप से या मोबाइल फ़ोन से ये चीज़ पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, उस चीज़ को आप कॉन्शियसली एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो ये चीज़ जो आप कॉन्शियसली एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसका आपको कैसे पता चलेगा? ये आपके नर्वस सिस्टम बताता है, आपको सिग्नल देता है कि ये आप कॉन्शियसली कर रहे हैं, तभी आप उस चीज़ को परसीव कर पाते हैं कि ओके राइट नाउ आई एम सिटिंग and studying and I'm consciously aware of what I'm doing. So before going into much detail, मैं आपको पहले ही समझा दूँ इस डायग्राम के मदद से कि हमारा नर्वस सिस्टम के मेजर डिविजन्स जो है वो दो तरीके के होते हैं. पहला है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाता है स्पाइनल एंड द क्रेनियल नर्व्स. स्पाइनल इज रिलेटेड टू आवर स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल इज रिलेटेड टू द स्कल एंड हेड रीजन. तो उसके जितने भी नर्व्स होते हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर में आ जाते हैं. नेक्स्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो तरीकों में डिवाइडेड है. पहला इज द सोमैटिक सिस्टम. सोमैटिक सिस्टम कनेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द वॉलेंटरी मसल्स. मतलब कि फर्स्ट तो आपने देखा कि मेजर डिविजन्स में नर्वस सिस्टम है पहला, एकदम एक अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द नर्वस सिस्टम वेरियस ये जो डिविजन्स हैं वो सारे आते हैं. तो पहला डिवीजन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स एंड दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है. इसे अच्छी तरह से आप याद कर लें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर में आता है सोमैटिक सिस्टम. दिस सोमैटिक सिस्टम इट कनेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द वॉलेंटरी मसल्स. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके फंक्शनिंग के लिए और कैसे हमें पता चलेगा कि हमें वॉलेंटरीली कौन सी चीज़ें करनी है. सपोजिंग हमें वॉलेंटरीली अभी अपनी जगह से उठ करके जाके 1 ग्लास ऑफ वाटर लेना है, तो हमें कौन बताएगा ये चीज़? इट इज़
it is regulated through the somatic system और ये somatic system is connected to the central nervous system. मतलब हमारे ब्रेन में हमें सिग्नल होगा और फिर ये सोमैटिक सिस्टम से आके हमारे वॉलेंटरी मसल्स में इंफॉर्मेशन आएगा और हम अभी उठ के जाएंगे. नेक्स्ट काम है पीएनएस का. इट कनेक्ट्स द सीएनएस टू इनवॉलेंटरी मसल्स एंड ग्लैंड्स एज वेल. तो ये तो था एक वॉलेंटरी मसल्स और वॉलेंटरी मसल्स को कनेक्ट करता है. दूसरा ये इनवॉलेंटरी मसल्स और ग्लैंड्स को भी सीएनएस से कनेक्ट करवाता है. बिकॉज रिमेंबर, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिर्फ नर्व्स कंसिस्टेड है, इसी के लिए ये सारी चीज़ें इसके अंडर में आती हैं और ये कनेक्शन का काम करवाता है. स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स के मदद से ये हमारे बॉडी को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है. कनेक्ट्स आवर एंटायर बॉडी, आवर वॉलेंटरी मसल्स, इनवॉलेंटरी मसल्स एंड ग्लैंड्स टू द सीएनएस. सीएनएस का मतलब द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सो जब मैं इनवॉलेंटरी मसल्स और ग्लैंड्स की बात करती हूँ तो यहाँ पर दो डिविजन्स और किए गए हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम एंड दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. सिंपैथेटिक सिस्टम इट रेडीज द बॉडी फॉर एक्टिविटी, यूज ऑफ एनर्जी. जब हम एकदम एक्साइटेड होते हैं या फाइट और फ्लाइट मोड में होते हैं तब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इट रेडीज द बॉडी फॉर रेस्टोरेशन ऑफ एनर्जी. मतलब जब फाइट और फ्लाइट मोड खत्म होने के बाद जब हमारा बॉडी शांत होता है देन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड. नाउ ये तो मैंने आपको रफली बता दिया. अब हम थोड़े से डिटेल्स में पढ़ेंगे कि सीएनएस में क्या होता है और पीएनएस में क्या होता है. तो अभी तक आपने मतलब आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको हम दो मेजर डिविजन्स में डिवाइड करते हैं. पहला है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दूसरा इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गया है स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन होता है, तो ब्रेन के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे. यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है. तो कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन आता है, कैसे उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके हम समझते हैं और उसे ट्रांसमिट करते हैं टू वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी मसल्स एंड ग्लैंड्स, वो अभी हम समझेंगे. फर्स्ट द सीएनएस इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, दो चीज़ें करती हैं हमारे बॉडी में. पहला है कि जो भी रिसेप्टर्स हैं हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स, वहाँ से सेंसरी इंफॉर्मेशन को इट ट्रांसफॉर्म्स और इट ट्रांसमिट्स टू द ब्रेन. नाउ कुड यू गेट दिस? लेट मी एक्सप्लेन. हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्टेड ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. क्लियर? अभी आता है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है. जो भी हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स का मतलब है जो भी सेंस ऑर्गन से हमें सेंसरी इंफॉर्मेशन हम एक्वायर करते हैं. जैसे कि हमारे सेंस ऑर्गन है, आइज़ है, ईयर है, हम आँखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, टंग से टेस्ट को मतलब टेस्ट रियलाइज़ करते हैं, स्किन से हम डिफरेंट टाइप ऑफ कोल्डनेस या हॉटनेस को एक्सपीरियंस करते हैं. तो ये सारी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर्स के थ्रू सीएनएस जो है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो पास करता है ब्रेन तक. ब्रेन तक सारे मतलब थ्रू आउट द बॉडी जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं वो उसका काम है कि वो उसे ब्रेन तक पहुंचा देना. और ये कैसे पहुंचाते हैं? ये पहुंचाते हैं यूजिंग द एफरेंट नर्व फाइबर्स. एफरेंट नर्व फाइबर्स का इस्तेमाल करके सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है टुवर्ड्स द ब्रेन. तो आप इसको इस कदर याद कर सकते हैं कि ए पहले आता है, तो पहले हमारा इंफॉर्मेशन जाएगा ब्रेन में, उसके बाद ब्रेन प्रोसेस करेगा, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा. तो ए हो गया एफरेंट नर्व फाइबर्स. और जब ब्रेन को समझ में आ जाता है कि करना क्या है, तब इफरेंट नर्व फाइबर्स का काम होता है जो कि हमारे मोटर नर्व्स होते हैं और हमारे मतलब मसल्स और ग्लैंड्स में वो एक्शन लेने पर हमें मजबूर करते हैं. सो आई होप दैट यू आर क्लियर इन दिस पार्ट कि फर्स्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन है, रिसेप्टर से सेंसरी इंफॉर्मेशन को हमने रिसीव किया, थ्रू आउट द बॉडी ब्रेन तक पहुंचाया. कैसे पहुंचाया? एफरेंट नर्व फाइबर्स के इस्तेमाल करके. और उसके बाद ब्रेन जो है वो समझ के इफरेंट नर्व फाइबर्स के थ्रू मोटर नर्व्स जिसे हम कहते हैं, वो हमारे मसल्स एंड ग्लैंड्स तक को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है और फिर हम एक्शन लेते हैं. नेक्स्ट फंक्शन of the CNS is it plays a key role in various reflexes like automatic actions evoked rapidly by particular stimuli. इसका मतलब क्या है कि जो ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं, कभी कभार
आप अगर किसी गर्म चीज़ के पास गलती से हाथ डाल दिए या कोई गर्म पतीला छू लिया तो हम अपने आप हाथ पीछे कर लेते हैं। वो कैसे होता है? हमें सोचना भी नहीं पड़ता, हम सोचने से पहले ही पीछे कर लेते हैं। तो ये CNS का काम है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व्स न्यूरल सर्किट्स टू कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स टू द स्पाइनल कॉर्ड स्टिम्युलेटिंग द इंटरन्यूरॉन्स। तो जो इंटरन्यूरॉन्स होते हैं उन्हें स्टिम्युलेट करता है। ये रिफ्लेक्सेस जो हैं दे इन्वॉल्व द न्यूरल सर्किट्स टू कैरी इंफॉर्मेशन। मतलब रिफ्लेक्सेस का मतलब है जो ऑटोमेटिक एक्शंस होता है हमारा, ऑटोमेटिक एक्शंस जहाँ पे हमें सोचना भी नहीं पड़ता, मतलब हम सोचने से पहले ही वो एक्शन हो जाता है, दैट इज ऑटोमेटिक एक्शन। और ये इनवॉलेंटरी होता है मोस्टली, तो इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द न्यूरल सर्किट्स। कैसे होता है? न्यूरल सर्किट्स का इस्तेमाल करके होता है। टू कैरी द इंफॉर्मेशन, जो भी रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, उससे वो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। कौन कैरी करते हैं? न्यूरल सर्किट्स कैरी करते हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड। और अब ये स्पाइनल कॉर्ड जो है इट स्टिमुलेट्स द इंटरन्यूरॉन्स, और फिर स्पाइनल कॉर्ड अपना सारा इंफॉर्मेशन थ्रू द एफरेंट नर्व फाइबर्स पहुंचा देता है ब्रेन में, एंड देन द प्रोसेस कंटिन्यूज। तो ये मसल सेल्स को जाता है और उसके बाद फिर रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। नाउ दिस कुड बी अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे न्यूरॉन्स, इवन थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इसी के लिए ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक्शन हो जाता है। इसी का यूज़ करके मसल सेल्स में एक्टिव हो जाता है मसल सेल्स हमारा, और थ्रू दिस पार्ट ये रिफ्लेक्स एक्शन में तब्दील हो जाता है। मतलब हमारा मसल सेल एक्टिवेट होता है क्योंकि रिफ्लेक्सेस में स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्मेशन जाता है रिसेप्टर्स न्यूरल सर्किट्स का यूज़ करके, एंड देन हम एक्शन में आ जाते हैं, एंड दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरीली ऑफ द नर्व्स। मैंने आपको पहले से बताया कि यहाँ पे नर्व्स होता है, क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स होता है, बंडल्स ऑफ एक्सन्स, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ न्यूरॉन्स। तो मैनी न्यूरॉन्स को कंसिस्ट करके PNS बनता है, and it connects the CNS to the sense organs, muscles and glands। इसका काम यही है कि ये CNS को कनेक्ट करवाता है to the different, मतलब वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी जो भी मसल ग्लैंड्स हैं एक्शंस के लिए, ये CNS को कनेक्ट करवाता है पूरा बॉडी से। हमारे जो भी नर्व्स हैं इट हेल्प्स अस टू, मतलब रेगुलेट करता है और कनेक्ट्स टू द central nervous system. Now mostly nerves are attached to the spinal cord and hence they are known as the spinal nerves. There are also other nerves known as the cranial nerves। जैसे कि cranial nerves कहाँ पे मौजूद होगा? मैंने आपको बताया कि skull और head region है, तो skull और head region में कौन कौन से receptors आ जाएंगे? receptors आ जाएंगे eyes के, ears के और other sense organs, and these nerves they carry the sensory information। और फिर CNS जो है वो मसल्स तक पहुंचाता है एक्शन, एंड इट गोज थ्रू द हेड एंड नेक रीजन, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, इसी के लिए नेक रीजन में भी आएगा। नेक्स्ट इज द टू सब डिविजन्स ऑफ द PNS। सोमैटिक सिस्टम मैंने आपको बताया, इट कनेक्ट्स द CNS टू वॉलेंटरी मसल्स थ्रू आउट द बॉडी, एंड द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इट कनेक्ट्स द CNS टू द इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स and the muscles where there is no voluntary control of the human being। somatic system में क्या हो रहा है कि मैंने आपको जैसे बताया कि अभी आपको उठ के अपने जगह से एक 1 ग्लास ऑफ वाटर लेना है, तो आप उठेंगे, अपने जगह से उठेंगे, आप अपने हाथ पैर को खड़ा करके आप जाएंगे, तो वो क्या है? वो वॉलेंटरी मसल्स है, आपने अपने पैर को हिलाया, वॉलेंटरी मसल है थ्रू आउट द बॉडी। तो ये सोमैटिक सिस्टम का काम है, एंड इट कम्स अंडर द PNS, कनेक्ट्स द CNS। मतलब आपका ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है कि अभी उठ के जाना है, तो आपने अपने पैर को उठाया और उठ के आप गए, तो दैट इज सोमैटिक सिस्टम काम कर रहा है, वॉलेंटरीली एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जहाँ पे कि द नर्व्स, रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट द PNS, तो यहाँ पे नर्व्स की बात होगी। तो ये जितने भी PNS के अंडर में नर्व्स होते हैं, इट कनेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू आवर इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स एंड ऑल्सो द मसल्स, जहाँ पे कि इंसान का खुद का वॉलेंटरी कंट्रोल नहीं होता है। सो दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2। मैंने आपको पहले से बता दिया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जहाँ पे कि इट प्रिपेयर्स द बॉडी टू यूज एनर्जी in vigorous physical actions, and parasympathetic it stimulates the process to conserve the body's energy। Now we are done with this nervous system part. Next short topic is the endocrine system।
एंडोक्रिन सिस्टम क्या होता है? इट इज द केमिकल रेगुलेटर्स ऑफ द बॉडीली प्रोसेसेस. एंडोक्रिन सिस्टम इज अ सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन विद इन आवर बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल ग्लैंड्स सिक्रीटिंग हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. तो एंडोक्रिन सिस्टम का काम है कि ये हमारे बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन करवाएगा. किस चीज़ का कम्युनिकेशन? क्योंकि एंडोक्रिन सिस्टम के अंदर में काफ़ी सारे ग्लैंड्स आते हैं. फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड. तो ये सारे ग्लैंड्स हैं जो एंडोक्रिन सिस्टम के अंडर में आते हैं. थायराइड ग्लैंड, ये बहुत ही कॉमन है. तो काफ़ी सारे ग्लैंड्स हैं जो एंडोक्रिन सिस्टम के अंडर में आते हैं. एंड ग्लैंड्स का काम क्या है कि दे सिक्रीट हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स जो वो सिक्रीट करते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली सिक्रीट करते हैं, और इन हार्मोन्स का अलग से एक बॉडी में रिएक्शन होता है. इसी के लिए एंडोक्रिन सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय हार्मोन्स? Hormones are the chemicals that exert profound effects on a wide range of processes and also the basic bodily functions. तो ये एक टाइप के केमिकल्स होते हैं जिनका कि हमारे बॉडी में प्रोफाउंड इफेक्ट्स होता है. और अगर इसका इम्बैलेंस हो जाए, आपने कई बार सुना होगा कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कुछ कुछ चीज़ें होती हैं. तो ये यही हार्मोन है जो कि केमिकल्स है जिसका इफेक्ट हमारे बॉडी में प्रोफाउंड होता है. नाउ देयर आर ऑल्सो सर्टेन न्यूरो hormones that interact with and affect our nervous system, influence the neural activity like the neurotransmitter. जैसे neurotransmitters के ज़्यादा या कम होने पर बॉडी में चेंजेस देखने को मिलता है. न्यूरो हार्मोन्स भी कुछ इस कदर, मतलब उनका रोल जो है कुछ इसी कदर है. दे आर रिलीज्ड इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम. Their effect is slow and they travel at greater distance and they take longer time than neurotransmitter. लेकिन ये कुछ कुछ neurotransmitters की तरह ही होते हैं because they influence the neural activity. Now अभी मैं आपको बताऊंगी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में. पिट्यूटरी ग्लैंड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे एंडोक्रिन सिस्टम का, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ master gland of the body because it controls and regulates other endocrine glands as well. खुद एक ग्लैंड होके एंडोक्रिन सिस्टम के अंदर में बाकी जितने भी अदर ग्लैंड्स मौजूद हैं एंडोक्रिन सिस्टम में उन्हें भी रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है. इसी के लिए ये मास्टर ग्लैंड कहलाता है. एंड इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू द रीजन्स ऑफ द ब्रेन. तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं जिन्हें कि हम एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं और एक एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं. ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इट रिलीजेस द हार्मोन्स एंड रेगुलेट्स द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनीज. और फीमेल्स में इट इज सीन इन द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ मिल्क. इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ मिल्क. तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम है कि हार्मोन्स रिलीज करता है, और वो हार्मोन्स का क्या काम है? वो रेगुलेट करते हैं कि कैसे किडनी वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा, और फीमेल्स में जो है वो प्रोडक्शन और रिलीज ऑफ मिल्क में पोस्टीरियर पिट्यूटरी हेल्प करता है. ऑल्सो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है अब देखते हैं. इट रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्रिन ग्लैंड्स जैसे कि ACTH. ये एक हार्मोन है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन इसे हम कहते हैं. ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में रिलीज होता है एंड इट सिक्रीट्स कॉर्टिसोन. तो इसका भी एक मतलब रोल है जो कि आप आगे चल के पढ़ सकते हैं या निकाल के भी पढ़ सकते हैं. ये जो बॉडी में रिलीज होता है तो क्या क्या होता है. इट इन्फ्लुएंसेस द सेक्शुअल डेवलपमेंट. इट ऑल्सो plays a role in the metabolism and excretion of the body. So let's take a look at the adrenal glands. They release hormones to help the body handle emergencies. हम कहते हैं ना एड्रेनलिन रश, ये आपने सुना होगा. जब हम मतलब लाइक एक्साइटेड होते हैं या मतलब किसी चीज़ कुछ नई चीज़ ट्राई करने से पहले वो जो एक होता है ना अंदर में एक फीलिंग आती है एकदम एक दिल के अंदर से एक फीलिंग आती है, उसे हम कहते हैं एड्रेनलिन रश कहते हैं. नाउ इट इन्वॉल्व्स द इंक्रीज इन हार्ट रेट, बीपी, ब्लड शुगर लेवल्स. ज़्यादा टाइम के लिए अच्छा नहीं होता, बट जो कम टाइम का होता है उसे हम एड्रेनलिन रश कहते हैं. अब ये एड्रेनल ग्लैंड्स का लोकेशन मैं आपको बता दूं. जो हमारी किडनीज़ होती है उनके टॉप में एड्रेनल ग्लैंड्स मौजूद हैं. दे सिट ऑन द टॉप ऑफ द किडनी. सो ANS जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मैसेज पहुंचाता है एड्रेनल ग्लैंड्स को जो कि मौजूद है किडनीज के ऊपर में. और ये एड्रेनल ग्लैंड्स रिलीज करते हैं दो तरीके के हार्मोन्स. एक को हम कहते हैं एपिनेफ्रिन जिन्हें हम एड्रेनलिन भी कहते हैं, और दूसरा है नॉर एपिनेफ्रिन जिसे कि हम
नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं। दीज हॉर्मोन्स दे हेल्प द बॉडी टू हैंडल इमरजेंसीज। तो इमरजेंसी के टाइम में जो हमारे सामने अगर हमारे लाइफ में कैसा सिचुएशन होता है, लाइक इमरजेंसी आ गई है या मतलब कुछ भगदड़ टाइप्स हो गया है, तो लोग जो एक्साइटेड होते हैं और एकदम से तुरंत काम करते हैं, वो उनका जो एड्रेनलिन ग्लैंड्स है वो हार्मोन सिक्रीट करता है। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू हेल्प द बॉडी in handling emergencies. Now next topic is the brain, where the consciousness is. So you can see the picture or the diagram of the brain here. There are several structures which I have drawn और मैंने मार्क किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट है medulla. It is the structure in the brain which is concerned with regulation of vital bodily functions like breathing, हार्ट बीट, ये सारी चीज़ें मेड्यूला का काम है। नेक्स्ट होता है पॉन्स। इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ द ब्रेन थ्रू विच द सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन पासिस। सेंसरी मतलब जो भी सेंस ऑर्गन्स सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, और मोटर विच इन्वॉल्व्स योर हैंड्स, लेग्स एंड जो भी मतलब आप करते हैं, चलते हैं या मतलब हैंड्स का यूसेज करते हैं, दैट इज़ मोटर इन्फॉर्मेशन। इट पासिस कंटेन स्ट्रक्चर्स रिलेटिंग टू स्लीप। ये इंपॉर्टेंट है कि पॉन्स के अंदर में, ब्रेन के अंदर में एक पॉन्स बोल के एक स्ट्रक्चर है, वहाँ पर इट कंटेन्स several structures which is related to our sleep, arousal, regulation of muscle tone and cardiac reflexes. Next is reticular activating system. It is a structure within the brain which is concerned with sleep, arousal, regulation of muscle tone and cardiac reflexes. ये pons में भी था. Next is cerebellum. ये आपको अच्छी तरह से पता होगा, और अगर नहीं पता है तो भी मैं आपको बता दूं कि इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ बेसिक मोटर एक्टिविटीज़। तो जो बंदे या जो लोग ड्रिंक कर लेते हैं बहुत ज़्यादा and they are not able to walk or they are not able to coordinate their bodily movements, उनके cerebellum में वो चीज़ affect करता है। इसी के लिए it is responsible for the regulation of basic motor activities. हमारा cerebellum काम करता है उसमें। Now next structure is the midbrain. It is that part of the brain that contains primitive centers for vision and hearing, and it also plays a role in the regulation of visual reflexes. Also it contains an extension of the reticular activating system. विजन का जो एरिया है उसे हम सुपीरियर कॉलिक्यूली कहते हैं, हियरिंग का जो एरिया है उसे हम इन्फीरियर कॉलिक्यूली कहते हैं। ऑल्सो मिड ब्रेन में पेन रिलीविंग इफेक्ट्स ऑफ ओपिएट्स जो है उसका भी स्ट्रक्चर्स मौजूद है, एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ मोटर मूवमेंट्स बाय द सेंसरी इनपुट। नेक्स्ट टॉपिक इज द हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड द लिम्बिक सिस्टम, which is responsible for our motivation and emotion. तो hypothalamus क्या है? It is a structure deep within the brain which plays a key role in the regulation of the ANS, autonomic nervous system, and several motivated behavior like eating, mating, aggression. Hypothalamus का जो structure है काफ़ी छोटा है. It is less than 1 cubic centimeter in size, but it is very important. एंड आर ANS इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो भी इनवॉलेंटरी चीज़ें हैं जैसे स्वेटिंग है, सलाइवेटिंग है, शेडिंग ऑफ टीयर्स, चेंजेस इन BP, ये सब काम है ANS का। ऑल्सो हाइपोथैलेमस में हमारा होम्योस्टैटिस, बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन हो रहा है, ये हाइपोथैलेमस का काम है। ईटिंग, ड्रिंकिंग कैसा रेगुलेट हो रहा है, इट इज़ डन बाय द हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज़ ये जो हाइपोथैलेमस है ये 2 रीजन है इसका, या 2 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं वेंट्रोमीडियल पोर्शन, और अगर ये वेंट्रोमीडियल पोर्शन हाइपोथैलेमस का डैमेज हो गया या उसका कुछ बुरा इफेक्ट हो गया तो पर्सन जो है या इंसान जो है, ये ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा गया था कि दे स्टार्ट टू ओवर ईट। और लैटरल हाइपोथैलेमस जो पीछे वाला एरिया होता है, वेंट्रोमीडियल मतलब जो बीच में है एंड लैटरल जो पीछे है, वो अगर डैमेज हो जाए तो फूड इनटेक जो है वो रिड्यूस हो जाता है। पहले में ज़्यादा खाने लगते हैं, दूसरे में खाना बंद ही कर देते हैं, एकदम से कम कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक्सपेरिमेंट में देखा गया है और एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान में भी ऐसा इफ़ेक्ट हो, लेकिन मोस्टली ऐसा हो सकता है। इसी के लिए ऐसा मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट्स है साइंटिस्ट इसी के लिए करते हैं ताकि वो साबित कर सकें कि जो एनिमल्स में हो रहा है वो ह्यूमंस में भी हो सकता है, और हाइपोथैलेमस का इम्पॉर्टेंस क्या है। सो इट कोऑर्डिनेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन पार्ट, जो भी इंटरनल स्टेट है हमारा
हाइपोथैलेमस उसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है, कम्युनिकेट करने की कोशिश करवाता है कि कब हमें थर्स्ट हो रहा है, कब हंगर हो रहा है. एंड द फ्रंटल कॉर्टेक्स, तो कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन, पर्टिकुलरली द इंटरनल स्टेट, थर्स्ट, हंगर एंड द फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो भी हमारा ब्रेन का जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, सामने वाला पार्ट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ बिहेवियर, उसमें कम्युनिकेशन को कोऑर्डिनेट करता है. एंड नेक्स्ट इज इट रेगुलेट्स द रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. नेक्स्ट इज थैलेमस. थैलेमस क्या है? थैलेमस इज अ स्ट्रक्चर डीप विद इन द ब्रेन दैट is responsible for receiving sensory input from other portions of the nervous system. थैलेमस भी important है. पहले हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा, अभी हम थैलेमस पढ़ रहे हैं. तो ये क्या करता है कि ये डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, मतलब जो भी अदर पोर्शंस हैं, उससे सेंसरी इनपुट को रिसीव करता है एंड देन इट ट्रांसमिट्स दिस इंफॉर्मेशन टू द सेरिब्रल हेमिस्फीयर. नाउ लेट मी टेल यू कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता क्या है. जो हमारा ब्रेन है, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल हाफ्स, और उसी हाफ्स को हम हेमिस्फीयर्स बोलते हैं, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ. तो लेफ्ट हाफ इज ऑल्सो अ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा वाला हाफ को भी हम हेमिस्फीयर बोलते हैं. तो इसी के लिए इट ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन टू द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. एंड इट इज़ लोकेटेड अबव द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के जस्ट ऊपर है. आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पहला हाइपोथैलेमस आता है, उसके बाद थैलेमस आता है. तो हाइपोथैलेमस के ऊपर है एंड इट इज़ क्वाइट क्लोज टू द सेंटर ऑफ द ब्रेन. दिस थैलेमस इट कंसिस्ट ऑफ 2 फुटबॉल शेप्ड पार्ट्स इन ईच हेमिस्फीयर, मतलब ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर में 2 फुटबॉल शेप्ड पार्ट्स उसमें मौजूद हैं. और थैलेमस को ग्रेट रिले स्टेशन ऑफ द ब्रेन भी बोलते हैं बिकॉज इट रिसीव्स द इनपुट फ्रॉम ऑल द सेंसेस एक्सेप्ट द ऑल्फैक्टरी सेंस विच इज़ रिलेटेड टू आवर स्मेल, क्योंकि वो मतलब सारा इन्फॉर्मेशन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो भी है उसको रिसीव करता है अदर पोर्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम से और उसे ट्रांसमिट करता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को. इसी के लिए उसे ग्रेट रिले स्टेशन ऑफ द ब्रेन भी कहा गया है. एंड इट ऑल्सो परफॉर्म्स सम प्रिलिमिनरी एनालिसिस एंड देन ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन टू अदर parts of the brain. So it does quite a good job, right? Next is the limbic system. Limbic system consists of several structures deep within the brain and it plays an important role in our emotional reaction and behavior. और जो भी हमारे motivated behavior रहते हैं human beings के, like feeding and fight or flight वाली जो चीज़ें हैं, मतलब आप कितने एक्टिव हो रहे हो या आप मतलब फ्ली कर रहे हो डेंजर से, मतलब भाग रहे हो, या हमारा सेक्शुअल एक्टिविटी है विच इज़ ऑल्सो इट कम्स अंडर मोटिवेटेड बिहेवियर, मेटिंग एंड सेक्शुअल एक्टिविटीज़. तो उसमें लिम्बिक सिस्टम काम करता है. एंड लिम्बिक सिस्टम के अंदर में जो लार्जेस्ट ऑफ दी स्ट्रक्चर्स है, लिम्बिक सिस्टम में मैंने बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर्स, तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स को मिला के हम उसे लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं. और ये सारी चीज़ें मिल के ही हमारे इमोशनल रिएक्शन एंड बिहेवियर में अफेक्ट डालते हैं. तो इन्हीं सारे स्ट्रक्चर्स में से जो सबसे लार्जेस्ट वाला स्ट्रक्चर है उसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं. इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ मेमोरीज. तो कुछ मेमोरीज होते हैं दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, और ये हिप्पोकैम्पस के अंदर में होता है. हमारा जो मेमोरीज होता है, कुछ सर्टन टाइप ऑफ इमोशनल मेमोरीज, इट इज स्टोर्ड इन द हिप्पोकैम्पस. Another structure known as the amygdala, it is involved in aspects of emotional control, फॉर्मेशन ऑफ इमोशनल मेमोरीज. तो एमिगडला और हिप्पोकैम्पस, इन दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा, कम्स अंडर द लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम के 2 स्ट्रक्चर्स हैं, हिप्पोकैम्पस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ मेमोरीज, एंड एमिगडला जो कि हमारे इमोशनल एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करने में मदद करता है एंड इमोशनल मेमोरीज को फॉर्म करने में मदद करता है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं. बाकी के टॉपिक्स हम आगे वाले पार्ट्स में देखेंगे. आई होप यू ऑल लाइक इट. Now please don't forget to give this video a thumbs up, share it among your friends and don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching Poly Psychology.